हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे जो बुक में प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। हमने परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो दर्पण है कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन घटना के बारे में पढ़ा है। अब दर्पणों में कुछ ही बिंदु होते हैं, बीच बीच में दर्पण में कुछ बिंदु होते हैं, उसके पृष्ठ पर बिंदु होते हैं, केंद्र के बिंदु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो सभी बिंदुओं के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सभी बिंदुओं को एक विशेष नाम दिए गए हैं जो उनकी एक विशेष परिभाषा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, कुछ टॉपिक है हमारा आज कि दर्पण में उपस्थित कुछ विशेष बिंदु। ठीक है, क्या है, दर्पण में उपस्थित कुछ विशेष बिंदु। अब कौन कौन से बिंदु हैं, पहले तो हम बात करते हैं कि दर्पण कौन कौन से हैं। तो दर्पणों के बारे में हमने पढ़ा था, दर्पण हमारे होते हैं दो। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दोनों प्रकार में एक तो होता है कौन सा आपका समतल, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में भी आपने पढ़े हैं दो दर्पण होते हैं। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ओके, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण में, किसमें, समतल दर्पण में, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे हमेशा कैसे होंगे, आभासी व सीधे। आभासी और सीधा क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्लियर। जबकि अवतल जो दर्पण होगा ये गोलीय दर्पण होगा। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है जो बनेंगे, एक तो होगा वास्तविक, एक मिनट, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। जबकि जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो होंगे हमारे आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आपके वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। एक कंडीशन ऐसी होगी कि उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश होती है। ठीक है, यह है आपका कौन सा, अवतल दर्पण। ये बाह्य पृष्ठ है, बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश क्या है, प्रलेप पॉलिश। और ये कैसा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। यहां पर आपके जो घटना होगी प्रकाश से परावर्तन की जो घटना होगी इस अंदर वाले पृष्ठ पर होगी। ठीक है, जबकि जो उत्तल दर्पण होगा आपका, उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर। तो अंदर पॉलिश है, इसमें अंदर रजत पॉलिश
और ये पृष्ठ कौन सा होगा इसका? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, कैसा पृष्ठ होगा ये? उभरा पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ है जो कैसा है आपका? उभरा पृष्ठ। इसमें आपकी कौन सी घटना होगी? परावर्तक पृष्ठ है तो इस पर कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, उसी प्रकार से यह धसा हुआ पृष्ठ है आपका, कैसा है? धसा। तो ये किसका भांति कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेंगे इसमें इधर की ओर बनेंगे। ठीक है, जबकि इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो इधर की ओर बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे कि दर्पण में कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा होगा, जबकि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे? आपके आभासी और सीधे प्रतिबिंब। क्लियर? ठीक है, जबकि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब समतल दर्पण आपका आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसमें ये स्थिति होती है कि जितनी दूर वस्तु होगी उतनी ही दूर क्या बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है विशेष बिंदु, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, बात करते हैं दर्पण के कुछ विशेष बिंदुओं पर कि दर्पण में कौन कौन से विशेष बिंदु होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में होंगे तो गोलीय दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण बात करते हैं पहला अपन का, अवतल दर्पण को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसमें दर्पण में कौन कौन सी चीज होती है? एक परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, उस पृष्ठ के जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका कोई गोला है, उसको काट करके गोलीय दर्पण बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? तो सबको एक विशेष नाम दिया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो दर्पण निर्माण में सॉरी प्रतिबिंब निर्माण में इन बातों को क्या करेंगे? काम में लेंगे। ठीक है, देखो, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, मैं आपको बना रहा हूं अवतल दर्पण। मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं। इधर मैंने पॉलिश की है इसको। ठीक है, और ये इसका जो पृष्ठ है आपका अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ होगा। अब ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है, इसको केंद्र है, परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो केंद्र है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ओके, इसको हम दर्शाएंगे P से। किससे दर्शाएंगे? P से। तो इसे बोलेंगे हम ध्रुव। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, परिभाषा लिखते हैं, अगर ध्रुव की परिभाषा लिखते हैं, क्या होता है ध्रुव? कि दर्पण के, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। आप लिख सकते हो यहां पर कि गोलीय दर्पण, दर्पण के परावर्तक
पृष्ठ का केंद्र, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? आपका केंद्र ध्रुव कहलाता है। ठीक है, एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या कहलाएगा? ध्रुव। इसे शो किससे करेंगे? इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। ओके, चलो ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि ध्रुव क्या होता है, कि कोई भी गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वो आपका क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये जो है वो ध्रुव है। आगे बात करते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ है, दूसरी डेफिनेशन आपके आएगी इसमें कि द्वारक क्या होता है? द्वारक तो कोई भी गोलीय दर्पण, ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण होता है तो उस दर्पण का व्यास क्या होगा? उस गोलीय दर्पण का व्यास या उस गोले का व्यास क्या कहलाएगा? आपका द्वारक कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं, द्वारक को हम दर्शाते हैं नॉर्मल m और n से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं m और यहां लिख देता हूं n। ठीक है, m n को मैंने यहां लिख दिया, तो इसको द्वारक को दर्शा रहे। तो किसी खोखले गोले का व्यास, किसी खोखले गोले का क्या आएगा? व्यास या डायामीटर क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो ये m और n, जैसे कोई गोला है, गोले को काट करके बनाया तो हम इसको अगर ऐसे खेलते हैं तो इस गोले का क्या होगा? एक व्यास। ठीक है, और व्यास क्या कहलाएगा? हमारा द्वारक कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो कोई गोला है, गोले का जो सेंटर होगा, बिल्कुल ये सेंटर में माना, इस गोले को हम पूरा बनाते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये गोला पूरा कंप्लीट हो रहा है, ऐसे इस गोले को कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस गोले का जो केंद्र है, ये वाला, इस गोले का जो केंद्र है ये क्या है? इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसको C से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये है C, और इसको बोलेंगे हम, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, ध्रुव है ये, इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसको मैं यहां इंगित कर रहा हूं आपके लिए, वक्रता केंद्र, इसको दर्शाएंगे हम C से। ठीक है, तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे? C से। कौन सा C? कैपिटल C। ठीक है, तो क्या होता है वक्रता केंद्र? सुनो, कि किसी खोखले गोले को काटकर जिस गोलीय दर्पण का निर्माण किया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे इसे? C से, इसे कैपिटल C से दर्शा सकते हैं।
ओके, तो वक्रता केंद्र, या इसकी अन्य डेफिनेशन लिख सकते हो या और लिख दो, और दूसरी परिभाषा कि दर्पण जिस गोले का कटा भाग है, कैसा भाग है, कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या होता है इस गोले का वक्रता केंद्र, द्वारक और ध्रुव। हमने 3 डेफिनेशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आपका वक्रता केंद्र। समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए, ध्रुव किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र भाग होता है वो आपका ध्रुव होगा। द्वारक जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले को काट करके बनाया गया है, उस गोले का जो व्यास होगा, डायामीटर होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। हम इसे दर्शाएंगे वक्रता केंद्र, किसी खोखले गोले को काटकर जिस गोलीय दर्पण का निर्माण किया गया है, तो कोई खोखला गोला ही है, इसको काट करके हमने इस गोलीय दर्पण का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उस गोले के केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, तो उस गोले के केंद्र को, सॉरी मैं यहां पे लिख दिया, केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं, या आप अन्य डेफिनेशन लग सकते हैं, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, आप जब तक इसको कॉपी कीजिए। ओके, आगे बात करते हैं। तो वक्रता केंद्र के ध्रुव के बारे में हमने समझा, ये आपका द्वारक है Mn। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होगा, जिसे बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर किरण आएगी, प्रकाश की जो भी किरण आएगी, परावर्तन के जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, उससे टकरा करके जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मुख्य फोकस। इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल F से। ठीक है, किसे दर्शाएंगे, कैपिटल F से। तो देखो, बिल्कुल जो दर्पण पे बिल्कुल सीधा आएगी, कैसे आएगी, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैसे दर्शाएंगे, इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है कि मुख्य फोकस क्या होता है, या दर्पण के
मुख्य फोकस को परिभाषित करो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब लेकिन स्थिति है कि यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण है, किरण वास्तविक रूप से गुजरती है, गुजरती हुई दिखाई देती है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण प्रकाश किरण वास्तविक रूप से गुजरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहां तक। जबकि जो अवतल उत्तल दर्पण होगा आपका, उसमें गुजरती हुई कैसी होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी। आपको वास्तव में दिखाई नहीं देगी, लेकिन कैसी होगी, प्रतीत होगी। और जब प्रतीत होती है तब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, तो ये आपके मुख अक्ष है। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर मैंने लिखा है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिस बिंदु पर मुख अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, वो दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। तो इसे बोलेंगे मुख्य फोकस। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपका, कि दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। या आपसे इस प्रकार से दे सकता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मुख अक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है मुख अक्ष? देखो, यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक रेखा है जो वक्रता दर्पण के क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस वह ध्रुव को जोड़ती है, को मिलाती है। ओके, तो मुख अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव तीनों को क्या करती है, मिलाने का कार्य करती है। दोबारा सुन लो, काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव जो दर्पण के हैं, उनको मिलाने का क्या करेगी, कार्य करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मुख अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? ये कोई प्रकाश किरण आई, यहां पर परावर्तन हुआ, मतलब परावर्तित हुई किरण, और परावर्तित होकर के दर्पण के या मुख अक्ष के जिस फोकस पर गुजर रही है यहां से, वो क्या है आपका मुख्य फोकस। ठीक है, ये चीज समझ में आई? समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल 100% सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ और बिंदु रहते हैं कि यहां से और यहां तक के बीच की दूरी भी होती है, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी होती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
ओके, आइए बात करते हैं। तो मोकअप के बारे में बात हो गई। एक अगली डेफिनेशन है आपका आएगा वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, ठीक है। इसको हम दर्शाते कैपिटल आर से। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, केंद्र C के मध्य दूरी, मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए कैसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, कैसे कि ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, देखिए ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहां से और यहां तक, ध्रुव की यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? आपका वक्रता त्रिज्या। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? वक्रता त्रिज्या। कैसे दर्शा इसको? कैपिटल आर से। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी वो क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली कोई बात है ही नहीं। तो ये पॉइंट वैसे ही नॉर्मल क्लियर होता है ना। आगे बात करते हैं इसमें। अब एक डेफिनेशन और रह गई कि फोकस क्या होता है, वो सॉरी मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो इससे पहले एक चीज जानते हैं, फोकस दूरी त्रिज्या की दोगुनी होती है। सॉरी, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है और त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। देखिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कैसे होती है देखिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R बराबर 2f, ठीक है। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बात कर रहा हूं मैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। इसको दर्शाएंगे स्मॉल f से। तो दर्पण के, कौन सा दर्पण जो है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या लिखा है कि दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस, ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा आपका कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है? पी और एफ के बीच की। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि यहां पे लिखा है r बराबर 2f। तो फोकस दूरी के लिए बात कर रहा हूं तो यहां से जो है 2 है r के नीचे आ जाएगा, तो यह लिख सकता हूं मैं r/2। तो फोकस दूरी क्या हो गई?
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं यहाँ पे किसको दर्शा देता हूं, यहां तक स्मॉल f, ठीक है। तो मुख्य फोकस हो गया ऊपर का, ये क्या है आपकी फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। समझ में आई? ओके, तो कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में हमने आगे टॉपिक में बात की थी। कौन कौन से? ध्रुव, उसके बाद में बात की थी हमने द्वारक, फिर बात की थी वक्रता केंद्र, फिर बात की है हमने मुख्य फोकस, फिर वक्रता त्रिज्या, और लास्ट में बात की हमने मुख्य फोकस के बारे में बात की थी। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या के बारे में बात की थी, फिर बात की हमने फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, ये जो आपको डेफिनेशन लिखाई है ये आप लिख लीजिए। बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजीली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, कि वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या की दोगुना क्या होता है, वो फोकस दूरी की दोगुनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को आप रिवाइज कीजिएगा एक बार, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण मैंने आपको बताया है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और इधर के जो बाहर का भाग है उसका पोरस की हुई है। परावर्तन गणना हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर ही होती है। तो इस पृष्ठ का जो केंद्र है वो तो है हमारा ध्रुव, उसके बाद में वक्रता केंद्र की बात करते हैं। कोई खोखला गोला जिसको काट करके हमने गोले दर्पण का निर्माण किया, उस गोले का जो केंद्र होगा, सेंटर, वो क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद में वक्रता केंद्र और P के बीच की जो ध्रुव के बीच की दूरी है वो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ध्रुव और F के बीच की जो दूरी होगी फोकस दूरी कहलाएगी, और इसको बोलेंगे मुख्य फोकस। जो मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है दर्पण पे, परावर्तन होगा, परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वो आपका मुख्य फोकस होगा। और मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। ओके, तो आज का जो सेशन है ये पे खत्म करते हैं। जो पढ़ाया है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, और अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके नीचे बताइए। ठीक है, हम आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन देंगे। और हमारा जो चैनल है देवल एजुकेशन, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम आपको और भी अच्छे लेवल की वीडियो डालें। हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आए, आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।